एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये वीडियो है हमारी हाउ टू प्रिपेयर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, फॉर एसएससी सीजीएल 2017। हमें 2017 के सीजीएल के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, पर कैसे करना है, क्यों करना है और हमें क्या करना चाहिए, इससे पहले कुछ चीज़ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कई लोगों ने मुझसे कहा भी है, तो मैं उस बारे में पहले एक बार डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। तो देखिए, मेरा एक सवाल मेरे पास आया था, मुझसे एक ने सवाल पूछा था कि सर हम टॉपर का जो रूटीन है, जो स्ट्रेटजी बता रहा है वो फॉलो करें या फिर हम जो नॉर्मल कोई और एजुकेटर बता रहा है वो फॉलो करें, तो क्या फॉलो करना ज़रूरी है। देखिए, पहला तो मेरा सबसे पहले आपको कहना ये है कि अगर आप कभी टॉपर की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी टॉपर बन जाएंगे। हो सकता है आप उससे ज़्यादा नंबर लिए आएँ या हो सकता है उससे बहुत कम नंबर लाएँ। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एजुकेटर एक जैसा नहीं होता, ठीक है, ये आप भी मानते होंगे। अगर रोमन सैनी जो सर हैं, जो आपको वो अगर बता रहे हैं कुछ, ठीक है, उन्होंने जो उनकी स्ट्रेटजी है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी बिल्कुल सेम वैसी स्ट्रेटजी फॉलो करके आप रोमन सैनी बन जाएं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का बल्ला पकड़ के कोई सचिन की तरह नहीं खेल सकता, देखिए ये बात फैक्ट होती है, ठीक है, क्योंकि धोनी धोनी होता है, विराट कोहली होता है, सबका अपना अपना तरीका अलग है। तो वही मैं आपसे कहूँगा कि स्ट्रेटजी को समझना और उसे फॉलो करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखिए, मैं भी आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि आप डिट्टो इसे फॉलो मत करिए, ठीक है, इसको पहले समझिए, ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी और अपने जो माइंडसेट है उसके हिसाब से इसको ढालिए और फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया और अब जस्ट आपने वैसे ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जबकि वो आपके रूटीन से नहीं मैच कर रहा होता, आप फिर भी उसको फॉलो करते हैं, तो वो मत करिए, ठीक है। अपने आप को मत बदलिए। देखिए, रूटीन के लिए आप अपने आप को बदलेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। अपना जो रूटीन चल रहा है ना, उसको मत बदलिए, सिर्फ उसी रूटीन के अंदर इस पूरे प्रोसेस को फिट करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो मैंने समझा वो समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की, देखिए हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इस पूरे सेशन के अंदर, कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या समझना चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि यार 7300 भी खरीद ली, किरण भी खरीद ली, क्लास नोट्स भी खरीद लिए, मॉक टेस्ट भी खरीद लिए, सब कुछ खरीद लेंगे और फिर कहेंगे कि यार सब कुछ एक साथ लगाएंगे। तो देखिए, ये नहीं होता है, ठीक है। आप एक लिमिटेड अमाउंट में आप पढ़ सकते हैं। आपको ये नहीं कि मैं आपके सामने अगर 1000 बुक्स ला के रख दूँ तो आप 1000 बुक्स पढ़ लेंगे, ठीक है, ये मत करिए, ठीक है। ये बहुत ही गलत वे है किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का। देखिए, सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि यार हमें एक एक्यूरेट और राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ठीक है। देखिए, एक्यूरेट का मतलब कि वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, हाँ, फुल प्रूफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे कर रहे हैं पर जैसे किरण वगैरह में होता है कि कई सारे सवाल गलत हो जाते हैं, गलत उसमें होते हैं, आप वही पढ़ लेते हो फिर आप एग्जाम में गलत करें, तो वो नहीं होना चाहिए। प्लस राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब हमारे पास ये नहीं कि हमने 7300 के 7300 पूरे क्वेश्चन लगा दिए, देखिए इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। आप पहला तो ये लास्ट 2 महीने के लिए प्रिपरेशन बता रहा हूँ, ठीक है। इतना कोई टाइम नहीं होता कि हम सारे क्वेश्चन लगाएं। हमें पता होना चाहिए यार हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा कितना हमें करना है, ठीक है। वो जब आपके पास रहेगा ना तो बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्राई टू फाइंड एक्यूरेट एंड राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक, ये ढूंढने की कोशिश करिए एकदम सही और राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, डोंट डू रटिफिकेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए, मैथ की बात कर रहे हैं, फॉर्मूलेस को रटने की कोशिश मत करिए, आंसर्स को रटने की कोशिश मत करिए, ये आपको आगे चल के पास नहीं होने देगा, ठीक है, रैंक नहीं लाने देगा। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। देखिए, हर यूनिट में अगर कोई हम एक टॉपिक उठा रहे हैं तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 या 4 कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। बस अगर आप पूरी मैथ में भी लगाए ना तो शायद पूरी मैथ में मेरे ख्याल से 100 to 150 कॉन्सेप्ट हैं। एडवांस मैथ को छोड़ दें तो उसमें सिर्फ फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री वगैरह में सिर्फ फॉर्मूलेज हैं और कुछ ट्रिक्स हैं, बस वो है। बाकी तो रहा आपका अर्थमेटिक, तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना। टोटल अर्थमेटिक के अंदर ही लगभग 100 या 90 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है।
अगर आपने वो पढ़ लिया आपका काम हो गया। उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर 2 से 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको रट्टाफिकेशन के अंदर नहीं जाना है, ठीक है। दूसरा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आपका सबसे मेन होना चाहिए, सबसे हाईलाइट है कि यार हमें क्या पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता पढ़ना क्या है, या पढ़े चले जा रहे हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट ही नहीं रखता, ठीक है, इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि यार स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, डोंट बी ए साइलेंसर। देखिए ये मैंने एक चीज़ इंडिकेट किया, डोंट बी ए साइलेंसर का मतलब साइलेंसर मत बनो। 3 इडियट्स लगभग सबने दो, क्योंकि उसमें साइलेंसर क्या करता, चीज़ों को रटता था, वो कहता था ना कि आई विल मेमोराइज इट, ठीक है। तो मेमोराइज करने की कोशिश मत कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उस कॉन्सेप्ट को समझिए, स्मार्ट वर्क करिए। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, ठीक है, तो हार्ड वर्क मत करिए। तभी कहते हैं ना कि यार घोड़े और गधे में अंतर होता है, तो आपको घोड़ा बनना है, ठीक है, गधा मत बनिए। तो स्मार्ट वर्क करिए, साइलेंसर मत बनिए। जो लास्ट है वो हमारा कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं, वो हमारा एटीट्यूड डिफाइन करेगा, ठीक है, कि हमारा एटीट्यूड कैसा है एग्ज़ाम्स की तरफ, ठीक है। कुछ होते हैं कि यार मैं निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, यार मैं क्या होगा मेरा, ऐसा होगा मेरा, मतलब घबराहट, हमेशा ऑकवर्ड फीलिंग शो करते हैं वो नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। हमेशा एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए जो आपको बताए कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, ठीक है। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, उससे क्या आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका, देखिए कि यार आपको एक रैंक होल्डर बनना है, ये आपके मन में लाना है, ठीक है। बी अ रैंक होल्डर, ये आपके मन में रहना चाहिए कि यार मेरे को एक रैंक होल्डर बनना है, और बाद में मैं लोगों से कह सकूं कि हाँ मैं सीजीएल में सेलेक्टेड हो चुका हूँ और मुझे वो जॉब चाहिए और वो मैं ले चुका हूँ, ठीक है। तो मैं हूँ एसएससी माइंडसेट, और मुझे देखिए मोटिवेट करना प्लस नॉलेज देना पसंद है। और आप मुझे एसएससी माइंडसेट के नाम से किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके सर्च कर लीजिए, फेसबुक वगैरह सब पे मैं आपको मिल जाऊँगा, ठीक है। अब देखिए ये जो एक मैंने ये लिखा है क्वेट, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। जो पैटर्न है एग्ज़ाम का या हमारे सिलेबस का या किसी भी चीज़ का, हमारे एग्ज़ाम का पूरा जो 0 to लेकर 100 तक का जितना भी आपका पैटर्न है पूरे एग्जाम से, चाहे वो आपका टायर 1 हो, टायर 2, टायर 3, टायर 4, चाहे हमारा सिलेबस हो, चाहे हमारा एग्जाम पैटर्न, एग्जाम जो भी हमारा है, नोटिफिकेशन, सबका हमें अगर पैटर्न पता है तो हमारे लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको पैटर्न आपको पता ही होगा, टायर 1 होता है, टायर 2 होता है, टायर 3 होता है, टायर 4 होता है, ओके। देखिए अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो देखिए टायर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। टायर 1 के अंदर हमारे मैंने आपको बताया 4 हमारे सेक्शन होंगे, ठीक है, A1, 2, 3 एंड 4। 25 क्वेश्चन हर किसी के अंदर होंगे और 2 मार्क्स एक क्वेश्चन का होगा, ठीक है, 2 मार्क्स मिलेंगे ईच। टाइम जो अलॉटेड है वो पहले 75 था और अब 60 है। देखिए मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि 60 मिनट्स और 70 मिनट्स में क्या डिफरेंस है 75 मिनट्स में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके 200 है और नेगेटिव मार्किंग 0.5 है, ओके। अब देखिए ये हमारा है सिलेबस। पहले तो हम सिलेबस देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ से क्या स्टार्ट करना है और कैसे कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। देखिए सिलेबस में आपका सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, LCM HCF है, प्रॉब्लम ऑन एजेस है, परसेंटेज है, एवरेज है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, CI एंड SI, डिस्टेंस एंड टाइम, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए अब इसमें क्या आपको मैथ को 2 भागों में बांटना है, ठीक है। पहला जो भाग होगा वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ठीक है, ये आपका एडवांस मैथ, ओके, ऐड लिख देता हूँ, ये आपका है एडवांस मैथ, ओके। बाकी जो हिस्सा आपका रहा वो रहेगा आपका अर्थमेटिक का हिस्सा, ठीक, उसे हम कह लेते हैं अर्थमेटिक का हिस्सा। अब देखिए आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। मान लीजिए देखिए आज 29 है, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 2 मंथ्स रह गए हैं इसके लिए, तो मैं कहूँगा कि अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले तो आपको एक बार ओवरव्यू पूरा पता होना चाहिए। दूसरा अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अर्थमेटिक से स्टार्ट कीजिए यहाँ से, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करिए और लगभग वीक, देखिए एक पूरे वीक का कॉन्सेप्ट बना के चलिए कि यार मुझे इस वीक में ये टॉपिक खत्म करना है, ठीक है, ये चैप्टर खत्म करना है। लगभग 4 वीक्स इस मंथ में और 4 ही वीक्स हमारे नेक्स्ट मंथ में, वो लोग 8 वीक्स है, ठीक है।
और इन सबको 8 वीक के हिसाब से आप इनको बांट लीजिए। ठीक है, कैसे बांटेंगे कि यार मान लीजिए मुझे 3 चैप्टर इस वीक करने हैं, 3 हमारे नेक्स्ट वीक में करेंगे और 3 हम उसके बाद नेक्स्ट में, और फिर 3 हम करेंगे हमारा उसके बाद, टोटल 4 हो गए, फिर हम 3 करेंगे नेक्स्ट में। टोटल देखिए हमारे 5 वीक्स हो गए हमारा, और हमारा अर्थमेटिक ख़त्म हो गया। उसके बाद बचेंगे 3 वीक्स। लास्ट 3 वीक्स में आपको अपना एडवांस मैथ में देना है। ठीक है, मैं तो कहूँगा लास्ट वीक भी मत दीजिए, देखिए मैं कहूँगा लास्ट के 2 वीक्स में पूरा एडवांस मैथ ख़त्म कर दीजिए, और लास्ट का जो 1 वीक बचेगा ना उसमें आप पूरी दम लगा के जो जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, जो आपकी वीकनेस है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पहला वीक आपका ये, ठीक है, दूसरा वीक आपका ये हो गया, तीसरा वीक आपका ये है, ठीक है, 4th वीक है आपका ये, 5th वीक है आपका ये, ठीक है, और ये कौन से होंगे आपके 6th एंड 7th वीक। और 8th वीक के लिए आपका क्या है, 8th वीक के लिए आपका है वीकनेस। ठीक, जो भी आपकी वीकनेस है वो। तो देखिए हम बात करेंगे पहले वीक की। देखिए पहले वीक में आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम एंड LCM एंड HCF, कोई सा भी आप टॉपिक उठा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैंने ये उठाया है, पर ऐसे ही बना के चलिए, आपको हेल्प मिलेगी, ज़्यादा आपको बर्डन नहीं लगेगा। ठीक है, आपने सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, LCM एंड HCF बनाया। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए आपका हर इस चैप्टर के अंदर लगभग 3 से 4 कॉन्सेप्ट बनेंगे आपके। ठीक है, कि यार अलग अलग टॉपिक के अंदर ये 3 से 4 कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, और इन 3 से 4 कॉन्सेप्ट के अंदर 2 से 3 तरह के हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो लगभग आप अगर पूरे 2 दिन या लगभग 2.5 दिन लगाएंगे तो आपका एक टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का आपको क्या करना है, एक अलग से एक नोटबुक बना के रखनी है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेगा, बाद में आपको ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ऐसा नहीं करना कि आपको पहले सॉल्यूशन आपने पढ़ लिया, बाद में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को करिए, सॉल्यूशन को देखिए, आपको पता लगेगा कि आपने सही किया है, गलत किया है। अगर आपने गलत किया है तो अपनी जो वीकनेस है, आपने कहाँ गलती किया, वो उस कॉपी में, वो उस नोटबुक में नोट करिए। ठीक है, ऐसे पूरे आप करिए सवालों को सिंप्लीफिकेशन के, ऐसे ही नंबर सिस्टम को करिए और LCM करिए, और अलग अलग सेक्शन बनाते रहिए कि यार सिंप्लीफिकेशन में ये मेरी गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, ये गलती रिपीट हो रही हैं, नंबर सिस्टम में मेरी ये गलती रिपीट हो रही है, और LCM और HCF में मेरी ये सब गलतियाँ हो रही है। ठीक है, अब जब आप गलती को कर लेंगे, आपने 2 दिन लगभग दोनों को दे दिया, लास्ट का 1 दिन जो बचेगा आपका, ठीक है, 2 डेज इसके लिए हो गए, 2 डेज इसके लिए हो गए, 2 डेज ही इसके लिए हो गए। लास्ट को तो 1 दिन बचेगा ना, उस पर फोकस करिए, अपनी उसी गलती पे जहाँ पर आप गलती कर रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को करिए। ठीक है, जब आप उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, आपको वीकनेस समझ में आएंगी। ठीक है, ऐसे ही आपको 2nd में, 3rd में, 4th में, 5th में और 6th 7th में अप्लाई करना है। ठीक है, लास्ट के बाद आपका एक वीक पूरा बचेगा, उसमें क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिर उसकी देखिए जो आपकी वीकनेस है सिर्फ उन पर फोकस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, अपनी जो वीकनेसेस हैं उन पे ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा भी आप करेंगे ना तो आपको पक्का इम्प्रूवमेंट मिलेगा। पूरे आप इस पूरे 2 मंथ्स के अंदर जो आप देखेंगे ना इम्प्रूवमेंट, वो अलग ही होगा। ठीक है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिकली मैंने खुद फॉलो किया है, और कई सारे अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सबको भी मैंने ये फॉलो करवाया, तो उनको बेनिफिट्स मिले हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये आप सब लोगों को बता रहा हूँ। अगर इससे बेनिफिट्स नहीं हो रहे होते तो मैं ये आपको नहीं बताता। ठीक है, तो इसको ज़रा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जो मेरे हिसाब से इन 2 महीनों के लिए बेस्ट मेथड है पूरे 2 महीने के लिए फॉलो करने का, कि यार इनको अलग अलग लगभग 6 पार्ट्स में बांट लीजिए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और लगभग 7 वीक्स का अलग। ठीक है, और 8th वीक का अलग प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जब आप फॉलो करेंगे तो आपको जितने भी देखो, और मेन चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, कि जो भी इनके कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको सिर्फ नोट कर लीजिएगा एक बार। कॉन्सेप्ट नोट कर लिए, प्लस उनके जो टॉपिक्स हैं वो नोट कर लिए, कॉन्सेप्ट नोट कर लिए, फिर टॉपिक्स नोट कर लिए। ये होता होगा आपका अर्थमेटिक में। और आपका जो एडवांस मैथ है, ठीक है, एडवांस मैथ में आपको क्या करना है, आप जब भी इनको पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपको अगर कोई भी ट्रिक इसमें आती है, कोई भी आपको फॉर्मूला आता है, तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक जगह नोट कर लीजिए। ऐसे आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन सब में यही करना है कि आपको फॉर्मूलेज कर लेने हैं। ठीक है,
क्योंकि सब जो आपका एडवांस मैथ बेस्ड है ना वो फॉर्मूलेस पर ही बेस्ड है। देखिए जितने आपको फॉर्मूले आएंगे उतना आपकी एडवांस मैथ अच्छी होगी, ठीक है। तो ये थी पूरी एक प्रिपरेशन, जो एक सिंपल सी छोटी सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी जो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ डाउट है आपको तो मुझे कमेंट करें। और पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।